अनाथ बहनों की जादुई नारियल बर्फी। कुशनगर गांव में दो बहनें रहा करती थीं। 15 साल की रिमझिम टिमटिम की बड़ी बहन थी। माता पिता के आकस्मिक देहांत के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी बड़े होने के चलते रिमझिम के कंधों पर आ जाती है। दीदी, तुम क्या बना रही हो? टिमटिम, मैं नारियल की बर्फी बना रही हूँ। मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ क्या? हाँ, एकदम, मगर पहले ही तुम्हें सीखना होगा। देखो, इस नारियल बर्फी के मसाले को इस परात में पलटकर इन्हें गर्मा गर्म ही चौकोर आकृति में काटना होगा। फिर उसको सेट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। तुम्हें ये नारियल की बर्फी बनाना किसने सिखाया दीदी? मैं 5 बरस की थी, तब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। माँ बाबा की नारियल बर्फी की मशहूर दुकान थी, मगर उनके देहांत के बाद वो दुकान हमसे छीन ली गई, क्योंकि हमारे सर पर किसी बड़े का हाथ नहीं था। तो फिर आपके पास ये नारियल बर्फी बनाने के पैसे कहाँ से आए? उस घड़ी बाबा मुझे हर दिन 1 सिक्का दिया करते थे। मैं उसे गुल्लक में जोड़ती थी। उन्हीं से मैंने नारियल की बर्फी बनाकर बेचना शुरू किया। फिर दोनों बहनें बने हुए नारियल की बर्फी को ठेले पर सजा धजाकर उन्हें बेचने निकल पड़ती हैं। नारियल की बर्फी ले लो, ताजे मीठे दानेदार नारियल के खोए पिस्ता से बनी बर्फी ले लो, बर्फी। नारियल बर्फी की आवाज सुनकर घर के भीतर से रसिका चबूतरे पर आकर कहती है, अरे ओ रिमझिम टिमटिम, जल्दी से 20 नारियल की बर्फी गिन कर दे दो जरा। रिमझिम झट से नारियल की बर्फी डिब्बे में भरकर रसिका को दे देती है। क्या बात है रसिका चाची, आज यहाँ कोई त्योहार है क्या? आज घर में मेहमान विराजे हैं। अब उनकी मेहमान नवाजी करने के खातिर तुम बहनों के हाथ की बनी नारियल की बर्फी से स्वादिष्ट और किसी हलवाई की मिठाई हो ही नहीं सकती है। इसके बाद दोनों बहनें नारियल की बर्फी का ठेला लिए दूसरे गांव का रुख करती हैं। कुछ देर बाद टिमटिम, सांझ होने को आ गई, अब घर चलते हैं। दोनों जब ठेला लेकर जा ही रही थीं, तभी उन्हें एक मरियल सा बूढ़ा आदमी एक चबूतरे पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। रिमझिम दीदी, वो देखो, वहाँ कोई बीमार आदमी पड़ा हुआ है। इनकी बुरी दुर्दशा देखकर तो लग रहा है जैसे इन्होंने जाने कितने दिनों से खाना नहीं खाया। अचानक वो बूढ़ा आदमी कराहते हुए कहता है, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे भूख के मारे मेरे प्राण सूखने को हो रहे हैं। रिमझिम झट से अपने ठेले पर बचे हुए सभी नारियल की बर्फी उस बूढ़े आदमी को लाकर दे देती है। ये लीजिए काका, ये सारी बर्फी खा लीजिए। क्या तुम्हारे पास मुझे खिलाने को कुछ और नहीं? हमारे पास नारियल की बर्फी के अलावा और कुछ भी नहीं है। बूढ़ा आदमी सारी नारियल की बर्फी खाकर कहता है, तुम्हारी नारियल की बर्फी खाकर मेरे पेट की भूख शांत हो चुकी है। वो बूढ़ा आदमी आंखें मूंद कर एक नन्हा नारियल का पौधा उन्हें देता है। दरअसल मैं अपने समय में एक मशहूर जादूगर हुआ करता था। ये लो, ये नारियल का पौधा तुम रखो। तुम्हारे सारे शोक आनंद में बदलने जा रहे हैं। वे उस पौधे को लाकर अपने घर के पीछे बो देती हैं और थकी मांदी सो जाती हैं। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज से टिमटिम की आंख खुलती है और वो खिड़की के पीछे झांकती है। रिमझिम दीदी, जल्दी चलो, आपको कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। टिमटिम, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? दोनों जैसे ही घर के पीछे आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका कल का लगाया नन्हा सा नारियल का पौधा फलदायी नारियल की गाछ में बदल चुका है। ये देख दोनों की आंखें चमक उठती हैं। हाँ, ये कैसे हुआ? ये पौधा तो हमने कल ही लगाया था। एक ही रात में घना नारियल का पेड़ कैसे बन गया? दीदी, कहीं ये जादुई नारियल का पेड़ तो नहीं है? तभी अचानक पेड़ से कुछ नारियल नीचे गिरते हैं, जिन्हें उठाकर वो घर के भीतर ले आती हैं, जहां दोनों मिलकर एक बार फिर उन नारियल से बर्फी बनाती हैं कि एकाएक वो सोने की बर्फी में बदल जाती है। ये कैसा जादू था? ये बर्फी तो सोने की बर्फी बन गई। बर्फी को सोने की बर्फी में बदलता देख रिमझिम और टिमटिम एक बार फिर बर्फी बनाती हैं और इस बार भी उनकी बर्फी जादुई सोने की बर्फी में बदल जाती है। दीदी, आपको याद है काका ने हमें आशीर्वाद दिया था, ये जादुई बर्फी उसी का फल है।
दोनों बहनें उन जादुई बर्फी का पहला भाग घर के मंदिर में चढ़ावे के तौर पर चढ़ा देती हैं और बची हुई जादुई बर्फियों का सौदा एक सुनार के यहाँ कराती हैं, जिसके लिए सुनार उन्हें मोटी रकम अदा करता है। दीदी, पहले हम दिन भर धूप में नारियल की बर्फियां बेचकर 4 पैसे ही जोड़ पाते थे, मगर इन जादुई बर्फी का दाम ठेले भर बर्फी से भी ज्यादा है। जादुई बर्फी बेचकर मिले पैसे से उनकी आर्थिक दशा पटरी पर आ चुकी थी। रिमझिम और भी कई नारियल तोड़कर बर्फियां बनाती है। रिमझिम दीदी, अब तो हम अच्छा खा पी रहे हैं और अभी तो हमारे पास जादुई बर्फी है, फिर आप ही अलग से बर्फी क्यों बना रही हैं? ताकि मैं इन जादुई बर्फी से औरों का भला कर सकूं। वो दोनों उन जादुई बर्फी को बड़े बड़े डिब्बे में भरकर उन्हें लेकर चल पड़ती हैं, जहाँ रिमझिम की निगाह एक शिविर के लोगों पर जाती है। ये लोग कितने असहाय और असमर्थ दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे इनकी सहायता करनी होगी। दोनों बहनें आगे बढ़ती हैं, तभी आदमी उन्हें रोकता है। अरे अरे, कहाँ बढ़ी जा रही हो तुम दोनों बहनें? अंकल, ये सब कौन है? ये सभी इंसान प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए हमें जख्मी मिले थे। किसी के पास इलाज के पैसे नहीं थे तो किसी के पास घर लौटने की रकम नहीं थी। आप कौन है? मैं इस शिविर का संरक्षक हूँ। ये रखिए, इन डिब्बों में जादुई नारियल की सोने की बर्फी है, जिसे बेचकर ये सभी पिछड़े लोगों की दुर्दशा पर नियंत्रण साधा जा सकता है। एकाएक करके सभी लोग उनके पास आते हैं। दोनों बहनें उन्हें एक एक जादुई सोने की बर्फी देती हैं, जिसके बाद सभी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। वो आगे बढ़ते वक्त अपनी जादुई नारियल बर्फी से कई राहगीरों की मदद करती हैं। तभी उन दोनों बहनों की नजर एक कुबड़ी औरत जिसकी गोद में दुधमुहा बच्चा था उस पर पड़ती है। अरे कोई तो मेरी मदद करो, ए दुनिया बनाने वाले, देख तेरी धरती पर रहने वाले कैसे कसाई बनते जा रहे हैं। मदद करना तो दूर, किसी को तकलीफ में देखकर मुंह फेर लेते हैं। आंटी, आप क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बिटिया, भाग्य की मारी दुखियारी कुबड़ी हूँ ना। न सर पर छत है, न पास में पैसा। बरसात के चलते मेरे बच्चे का शरीर आग की भट्टी जैसे तप रहा है। क्या करूं? आप घबराइए नहीं, हम आपके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। फिर वो दोनों उस कुबड़ी को जादुई बर्फी से भरा पूरा एक डिब्बा थमा देती हैं, जिसे खोलते ही कुबड़ी की आंखें चौंधिया उठती हैं। जादुई सोने की बर्फी, अरे ये तुम किस सुनार के यहाँ से बनवा कर लाई हो? ये हमने खुद बनाया है। इन जादुई बर्फी से अब आपका सारा कलेश मिट जाएगा। इस जादुई बर्फी के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। अब हमारे पास एक भी जादुई बर्फी शेष नहीं बची। हमें घर लौटना चाहिए, शाम ढलने वाली है। दोनों बहनें घर लौट आती हैं। फिर सवेरे हमने लगभग सभी करीब की दुर्दशाओं का तख्ता पलट कर दिया है, सिवाय अपने कुशनगर के निवासियों को छोड़कर। इस तरह अंत में दोनों बहनें एक बार फिर जादुई नारियल की बर्फी बनाकर उन्हें गरीब गांव वालों के बीच बांट देती हैं, जिससे सभी अपनी आर्थिक दशा सुधार पाते हैं। और अंत में टिम कहती है, वाह दीदी, तुमने तो जादुई सोने की नारियल बर्फी से अपने गांव की काया पलट कर दी। इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। इसी के साथ दो बहनों की जादुई नारियल बर्फी की ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। बूढ़ी सास पर अत्याचार। कार्तिक अपनी माँ मीरा के साथ खुशी से रह रहा था। मीरा को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो अपने बेटे कार्तिक से बोल देती। पूरे गांव में कार्तिक और मीरा के चर्चे थे। हर किसी के होठों पर ये रहता कि माँ बेटे की जोड़ी हो तो कार्तिक और मीरा के जैसी। ऐसे ही एक दिन मीरा अपने बेटे से बोलती है, बेटा कार्तिक, तू बड़ा हो गया है और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं तेरी शादी किसी से करवा दूँ। अगर तेरी नजरों में कोई अच्छी लड़की है तो उससे मुझे मिलवा दे। माँ, इतनी भी जल्दी क्या है शादी की? और अभी फिलहाल मेरी नजरों में तो कोई लड़की है नहीं। अगर होगी तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। अरे बेटा, मैं कब तक जिंदा हूँ ये बात कोई नहीं जानता, और इसीलिए मरने से पहले अपनी बहू को अपने घर में देखना चाहती हूँ, पोते को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। तू मेरी इतनी सी बात नहीं सुनेगा क्या? माँ, मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। शादी करनी है ना? बताओ किससे करूँ?
क्योंकि मेरी नजरों में तो कोई भी लड़की नहीं है। बेटा, मैं तेरे लिए लड़की ढूंढना कल से ही शुरू कर दूंगी। इतना कहकर मीरा अपने बेटे के साथ खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह कार्तिक अपने ऑफिस जाता है कि तभी उसको अपने ऑफिस में एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को देखकर कार्तिक उसी के ख्यालों में खो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की उसके पास आती है और उससे बोलती है, गुड इवनिंग सर। कार्तिक उसकी बातों का जवाब नहीं देता और एक बार वो लड़की फिर उससे बोलती है, गुड इवनिंग सर, एक्चुअली मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मुझे यहाँ के मैनेजर ने कहा कि आप मेरा इंटरव्यू लेंगे। हाँ, मैं ही लूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पायल है। उसके बाद कार्तिक पायल से उसकी कुछ पर्सनल डिटेल्स लेता है और उसको अगले दिन से ऑफिस आने के लिए बोल देता है। और अगले दिन से पायल ऑफिस आने लग जाती है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और एक दिन कार्तिक पायल को अपनी माँ से मिलवा देता है, जिसके बाद मीरा उन दोनों की शादी करवा देती है। शादी के कुछ समय तक पायल बहुत ही अच्छे से अपनी सास का ख्याल रखती है, लेकिन एक दिन वो अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, मैं बाहर जा रही हूँ, घर का सारा काम प्लीज करके रख देना आप। बेटा, मेरे कमर में बहुत दर्द है। तूने तो मेरी जिंदगी तबाह करके रखी है। एक तो पूरा दिन घर में मुझसे काम करवाती है और अगर मैं कहीं जाने के लिए बोल दूं तो तेरे ड्रामे शुरू हो जाते। हे भगवान, पता नहीं मैं किस घर में आकर बस गई। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इस बुढ़िया को ना जान से ही मार दूं। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी मीरा दर्द में सो जाती है। शाम को कार्तिक घर आता है तो पायल कार्तिक से बोलती है, कार्तिक, क्या तुमने मुझसे शादी इसलिए की थी ताकि मैं इस घर में नौकरानी बनकर रहूं? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो पायल? एक तो मैं तुम्हारी मम्मी के लिए कहीं नहीं जाती और अगर मेरा कहीं मन करता है जाने का तो तुम्हारी माँ मुझे ताने मार देती है कि मैं दहेज लेकर नहीं आई। ये सुनकर कार्तिक को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के कमरे में जाकर अपनी माँ के ऊपर चिल्लाता है, माँ, तुम तो अब बुढ़िया हो गई हो। तुम्हें अकल होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या बात करनी है। पर कार्तिक, मैंने किया क्या है जो तू मुझ पे भड़क रहा है? तुमने पायल को क्या बोला है? तुम उसे कहीं क्यों नहीं जाने देती? कार्तिक, मैंने पायल को कुछ भी नहीं कहा। मैंने उसको बस इतना बोला कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है। मीरा कार्तिक को सारी बात बताती है कि तभी पायल बीच में बोलती है, मम्मी जी, आप झूठ क्यों बोल रही हो कि आपने मुझसे ये बोला है कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है? जब मैंने आपको ये बोला था कि मैं बाहर जा रही हूँ तब आपने मुझसे ये बोला कि तू इस घर की नौकरानी है और नौकरानी को कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। बहू, तू झूठ क्यों बोल रही है बहू? पायल और मीरा की बहस सुनकर अब कार्तिक चिड़चिड़ा हो चुका था, जिसके बाद कार्तिक चिल्लाते हुए उस कमरे से बाहर की तरफ चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए और पायल कार्तिक के कान भरती गई। कार्तिक को उसने अपनी माँ के खिलाफ इतना ज्यादा भड़का दिया था कि अब कार्तिक अपनी माँ से नफरत करने लगा। वो कहीं भी जाता तो अपनी बीवी से पूछताछ करता, लेकिन वहीं उसकी माँ बैठी रहती तो अपनी माँ से बात तक नहीं करता था। ये सब देखकर मीरा बहुत उदास हो जाती है और एक दिन अपनी बहू से बोलती है, बहू, तूने मुझे मेरे बेटे से अलग क्यों कर दिया? तूने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ क्यों भड़का दिया? आखिर मेरी क्या गलती थी? अरे मम्मी जी, अब तो तुम्हारी उम्र हो चुकी है। कार्तिक आपका बेटा था, लेकिन अब वो मेरा पति है, तो उन पर पूरा अधिकार मेरा ही है और रहेगा। इसीलिए अब आप हम दोनों के बीच में ना आओ तो ज्यादा बेटर है। इतना कहकर वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और शाम को एक बार फिर पायल मीरा के खिलाफ कार्तिक को भड़काने लगती है। कार्तिक, मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा दुखी हूँ, प्लीज मुझे अपनी माँ से ना मुक्ति दिलवा दो यार। कार्तिक को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के सर पर डंडा मारकर अपनी माँ को बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद पायल और कार्तिक अपनी माँ को अपनी कार की डिग्गी में ले जाते हैं और एक नदी के बगल वाले पेड़ में फांसी पर लटका देते हैं और उस रस्सी को वो दोनों खींचने लगते हैं। नीचे दो भयंकर मगरमच्छ उसकी माँ का इंतजार कर रहे थे कि कब वो नीचे पानी में गिरेगी और कब वो मगरमच्छ उसको खाएंगे। ये सब कुछ उस गांव का एक आदमी देख लेता है और वो तुरंत गांव वालों को बुला कर लाता है, जिसके बाद गांव के कुछ लोग पायल और कार्तिक को थप्पड़ ही थप्पड़ मारते हैं और उसकी माँ को उस फंदे से नीचे उतार देते हैं। वो देखते हैं कि उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई है और उसको देखकर गांव वाले कार्तिक से बोलते हैं,
अरे कार्तिक, तुझे अपनी माँ को इस तरह मारते हुए जरा से भी शर्म नहीं आई? उसने तुझे कितने नाज से पाला, कितने प्यार से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तुझको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, और आज अगर तेरे पास तेरी बीवी है तो जिसने माँ ने तुझे पैदा किया तो उस माँ को इस तरह मार रहा है? तुझे शर्म नहीं आई ना बिल्कुल भी? ये सुनकर कार्तिक को बहुत ही पछतावा होता है और अपनी आंखों में आंसू लेकर गर्दन झुकाए वो खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद मीरा को होश आ जाता है, जिसके बाद वो अपने बच्चों से बोलती है, बहू, कार्तिक बेटा, आज तूने अपनी माँ को जिंदा मार दिया है। आज से मेरा कोई बेटा नहीं है। तू अपनी बीवी के साथ खुशी से रह, लेकिन मैं तेरे साथ अब नहीं रहूंगी। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकूंगी, क्योंकि तूने एक औरत को नहीं बल्कि एक माँ को मार दिया है बेटा। इतना कहकर मीरा अपने बेटे को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर रहने लगती है। वहीं कार्तिक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बीवी के साथ रहने लगता है। कार्तिक को अपनी माँ से माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को ढेर सारी गलतियां करने का अधिकार है, लेकिन अपनी माँ को ठेस पहुँचाने का नहीं। अपनी माँ को कभी ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। मीरा के साथ खुशी से रह रहा था। मीरा को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो अपने बेटे कार्तिक से बोल देती। पूरे गांव में कार्तिक और मीरा के चर्चे थे। हर किसी के होठों पर ये रहता कि माँ बेटे की जोड़ी हो तो कार्तिक और मीरा के जैसी। ऐसे ही एक दिन मीरा अपने बेटे से बोलती है, बेटा कार्तिक, तू बड़ा हो गया है और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं तेरी शादी किसी से करवा दूं। अगर तेरी नजरों में कोई अच्छी लड़की। सास बहू पर बारिश का कहर। रामदीन अपनी पत्नी हेमलता और बहू आशा के संग मखना गांव के अंतिम छोर में बसे नदी किनारे रहता था। जेठ महीने के अंतिम दिन को देखकर हेमलता की निगाह घर के छप्पर पर टिक जाती है। कल से मॉनसून का महीना शुरू हो जाएगा। इस बार भी घर पर छप्पर नहीं चढ़ सका। अरे भगवान, चिंता मत करो, मैंने बारिश को पैगाम पहुंचा दिया है। इस साल वो हमारे घर नहीं आएगी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? पिछले बरस बरसात गांव पर कैसे कहर बनकर टूटी थी। साल भर में हमें छोड़ सभी लोगों ने पक्के मकान बना लिए, मगर हमारा घर अब भी मिट्टी का है। ईश्वर ना करे अगर बरसात की बौछार ज्यादा बरस गई तो एक ही पल में हम घर से बेघर हो जाएंगे। हेमलता रूखे स्वर में रामदीन को खूब झड़पती है, जिसे देख रामदीन अपनी दवाई का झोला टटोल कर चला जाता है। चल दिए वैदगिरी करने। सासू माँ, बरसात तो आई भी नहीं, अब खामखा ससुर जी पर बरस पड़ी। आज के महंगे दौर में एक ईंट खरीदना भी भारी पड़ रहा है। घर का मुखिया होने के नाते ससुर जी अपनी भरसक प्रयासों में जुटे रहते हैं। अगले सवेरे बरसात की बौछार के साथ मॉनसून अपना आगमन सुनाती है। भरी बरसात में रामदीन काम के लिए निकल जाते हैं। आसमान की ओर ताकते हुए आशा अपने मन के भीतर कहती है, आसमान की रंगत देखकर लग रहा है कि कुछ ही देर में मूसलाधार बरसात पड़ने वाली है। आशा भी ये कह ही रही थी कि पीट पीट कर बरसात शुरू हो जाती है, जिसके साथ उनके घर की छप्पर से बारिश का पानी चूने लगता है। अरे बहू, जल्दी से दौड़। क्या हुआ सासू माँ? इंद्रदेव को भी चैन नहीं, घर के भीतर भी बरस रहे हैं। जल्दी से बर्तन लगा, वरना बिछौना भीग जाएगा। दोनों सास बहू छप्पर से टपक रही बूंदों के आगे बर्तन लगा देती है। तभी जोरदार बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान उठता है, जिसके चलते उनके घर के ऊपर चढ़ी छप्पर जगह जगह से सरकने लगती है। कहा था मैंने बुढ़ऊ से कि छप्पर चढ़ाने लायक जोड़ बटोर ले। आ गई ना आफत। लगता है आसमान के झरोखे हमारे ही घर में बरस कर मानेंगे। तकरीबन 6 घंटों बाद बरसात की फुहार रुकती है। सास बहू गहरी सांस भरते हुए कहती हैं, शुक्र है बरसात तो थमी। एक पल को तो ऐसा महसूस हुआ जैसे ये बरसात का कहर हमारा ये आशियाना उजाड़ न दे। आशियाना भले बच गया, मगर मिट्टी के इस घर में लीपा पोती का काम तो बढ़ गया न बहू। दोनों सास बहू घर की साफ सफाई में जुट जाती हैं। देर रात रामदीन बारिश में सराबोर हुआ घर लौटता है। आपका शरीर तो एकदम तवे के जैसे तप रहा है।
हेमलता रामदीन का शरीर पोंछती है, वहीं दूसरी तरफ आशा चूल्हे पर चाय बनाकर उसे पीने को देती है। बाबूजी, ये लीजिए चाय। रामदीन की आंख लगने के बाद जैसे ही सास बहू सोने चलती हैं तो गरजते बादलों की गूंज उनके कानों में पड़ती है। लगता है बरसात होने वाली है सासू माँ, आप सो जाइए, मैं जगी हूँ। तू जाकर सो जा बहू, वैसे भी मेरी आंखों में नींद नहीं है। दोनों ही बाहर से सोने की मनाही दर्शाते हुए अपने दिल के भीतर उस खौफ को दबाए बैठी थी कि ये बरसात कि उनके घर पर कहर बनकर न टूट पड़े। आधी रात पूरे मखना गांव में बारिश होने लगती है। एक भी बूंद इनकी आंखों पर पड़ गई तो ये झट से उठ जाएंगे। सासू माँ, आप पिताजी को ढाप कर रखिए, तब तलक मैं इस बरसात से निपटती हूँ। वो चारों ओर बर्तन लगा देती है जिससे बरसात का पानी उन बर्तनों में भरने लगता है, मगर उसी क्षण तेज तूफान उठता है। लगता है पवन देव और इंद्रदेव एक संग मिल बैठे हैं। अगर ये छप्पर छत से छिन गई तो इस बरसात के कहर से निपटना बड़ा कठिन हो जाएगा। गुजर रही हर एक घड़ी के साथ बरसात बढ़ती ही जा रही थी। घर की छत पर आंधी की संगी हो जाती है और बरसात का पानी अब उनके घर में तबाही मचा रहा था। जाने इस बरस इस बरसाती बादल जिद्दी बच्चे के जैसे क्यों बने बैठे हैं। मॉनसून के उस महीने में एक ओर जहां पूरा गांव अपने पक्के मकानों में चैन की नींद सोया था, वहीं दोनों सास बहू उस रात के अंधेरे में बरसात के कहर से जूझ रहे थे। बरसात के कारण घर का सारा सामान इधर उधर तैर रहा था। ससुर जी का बुखार में भीगना सही नहीं। आशा बरसात में भीगते हुए सभी के घरों का दरवाजा खटखटाती है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। थक हार कर दोनों सास बहू रामदीन को टाट ओढ़ाकर टूटे फूटे घर में बारिश के छूटने की बाट जो रही थी। रात से सवेरा हो जाता है, मगर अफसोस के रामदीन वो सवेरा देख नहीं पाता। गुड्डू के बाबा, उठो ना, अजी सुनते हो? देखो बरसात बंद हो गई। माँ जी, बाबूजी हमें छोड़ गए हैं। इस बरसात की बदरा मेरे सुहाग पर कहर बनकर टूट गई बहू। माँ जी, संभालिए खुद को, हमारे पास तो एक पैसा नहीं। बाबूजी का अंतिम क्रियाक्रम कैसे होगा? वो दोनों बांस की कटाई के लिए जंगल निकल पड़ती हैं। वापस लौटकर आने पर सास बहू को अलग ही मंजर देखने को मिलता है। उनका घर ढह चुका होता है। माँ जी, भारी बरसात के चलते हमारा घर ढह गया। तेरे ससुर जी हमारे आने तक राह न देख सके और उन्होंने खुद ही अपने आप को मिट्टी में दफन कर दिया। हेमलता सिसक सिसक कर रोने लगती है। बरसात अपने उफान पर थी। बादल की गड़गड़ाहट के साथ जोर शोर से बिजली कड़कने लगी थी। इस बरसात ने सासू माँ को झकझोर कर रख दिया है। तकरीबन 3 दिन गुजरने को थे, मगर बरसात छूटने का नाम नहीं ले रही थी। भूख से दोनों सास बहू बिलबिला उठी थी। भूख के मारे जान जा रही है। पिछले 3 दिन से माँ जी के पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया। क्या करूं मैं? अचानक गहरी कमजोरी के चलते हेमलता की आंखों के आगे बेहोशी का मंजर आ जाता है। माँ जी, उठिए, उठिए माँ जी, हम इस बरसात के आगे घुटने नहीं टेक सकते माँ जी। आशा हिम्मत बांधकर अपनी सास को पीठ पर लादकर बरसात को पार करते हुए फुलवा के पास आती है। फुलवा मौसी, बरसात के कहर के चलते हमने अपना घर बार सब खो दिया। बरसात के छूटने तक हमें पनाह दे दीजिए। अरे, मेरा घर कोई आश्रम थोड़ी ही है कि मैं तुम सास बहू का बेड़ा उठाऊं। चलो भागो यहाँ से, हम तो खुद ही इस बरसात में बेरोजगारी का शिकार हुए पड़े हैं। आशा को इस बात की खबर न थी कि बरसात का पानी में तैर रहे जोंक उसके पैरों को जकड़ चुके हैं। वो अपनी सास को लेकर गांव के जमींदार मंगेश के आगे हाथ फैलाती है। भाई जी, बरसात छूटने तक इस दहलीज पर पड़े रहने की इजाजत दे दो। सर छुपाने की जगह नहीं है हमारे पास और पैसे भी नहीं है। आशा और उसकी सास की बरसात में हुई दुर्दशा को देखकर मक्कार मंगेश उन पे तरस खाता है और कहता है, अरे, कई एकड़ खेत की फसल बरसात में डूब रही है। अगर चाहो तो उसकी कटाई करके बटोर लो पैसे। सासू माँ का पेट भरने के लिए मैं हर बरसात का पड़ाव पार कर जाऊंगी। आशा भरी बरसात में खेत पर आती है, जहां खेत में लबालब पानी भरा होता है। वो बिना अपनी परवाह के बारिश में भीगती हुई फसल को खेत से अलग करती है।
सांझ होने पर वो खेत से बाहर कदम रखती है। बरसात के कीचड़ और मैले पानी के चलते उसके हाथ पाँव में सड़न पैदा हो चुकी थी। मंगेश उसे पैसे देता है, तभी हेमलता को होश आता है। माँ जी, आपको होश आ गया। ये देखिए माँ जी, हमारे पास पैसे हैं, इससे हम अपना पुख्ता इंतजाम कर लेंगे। मगर ये पैसे कैसे आए? आशा अपनी सास को सारा किस्सा सुनाती है, जिसे सुन उसकी आंखें बरस पड़ती हैं। बहू, एक मजबूरी के लिए तूने इतना भारी जोखिम सहा। माँ जी, इस बार की बरसात ने बड़े दुख सहना सिखा दिया है। अब चलिए यहाँ से। बरसात छूटते ही दोनों सास ईंट का एक छोटा पक्का कमरा बनाती है, जिससे आने वाले साल में उनके सिर ढकने का पुख्ता बंदोबस्त हो जाता है। अंत में बरसात का कहर भी पूरे 1 बरस के लिए थम जाता है। तरबूज बेचने वाली गरीब बुढ़िया औरत और जादुई सबसे बड़ा तरबूज। ढोलकपुर शहर से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत ही हरा भरा था। गांव के सभी किसान मक्के की खेती किया करते थे। उसी गांव का एक गरीब किसान, जिसका नाम धनीराम था, वो हर साल गर्मियों में तरबूज की खेती किया करता था। अपनी 2 बीघा जमीन में वो तरबूज की फसल उगाया करता था और बाजार जाकर सारी तरबूज बेच आता था। इससे उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। उसी गांव में चंपा नाम की एक गरीब बुढ़िया औरत रहती थी। सभी गांव वाले चंपा को दादी कहकर बुलाते थे। एक दिन दादी धनीराम के खेत पर जाती है। धनीराम, अरे ओ धनीराम, कहाँ हो बेटा? धनीराम उस समय खेत में पानी लगा रहा था। अरे आओ दादी आओ, कहो कैसे आना हुआ? अरे बेटा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अब भला गांव में तुम्हारे सिवा मेरी सुनता कौन है? दादी तुम बेफिक्र होकर बोलो, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। बेटा, तुम तो जानते ही हो कि मैं चूरन की गोलियां और बिस्कुट बेचकर अपना पेट पालती हूँ। लेकिन आजकल दुकानों पर नई नई तरह की चॉकलेट और बिस्कुट आ गए हैं, जिससे मेरा काम धंधा बंद हो गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे यहाँ से तरबूज खरीद कर बाजार में बेचूं, ताकि मुझे कुछ पैसा मिल सके। ठीक है दादी, ठीक है। अगर तुम चाहती हो तो मैं अपने तरबूज तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम उन्हें बाजार में बेच देना। इससे मुझे भी बाजार नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद धनीराम अपने खेत में जाता है और बहुत सारे तरबूज तोड़कर एक बोरे में भर देता है। ये लो दादी, अब तुम घर जाओ, मैं ये तरबूज तुम्हारे घर तक भिजवा दूंगा। दादी वापस अपने घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी तरबूज का बोरा दादी के घर में देकर चला जाता है। दादी एक ठेले में तरबूज रखकर गांव के चक्कर लगाने लगती है। तरबूज ले लो, तरबूज, बढ़िया मीठे मीठे तरबूज, बड़े बड़े तरबूज। तरबूज बेचते बेचते दादी गांव के दूसरे छोर तक पहुंच जाती है, लेकिन कोई भी दादी के तरबूज नहीं खरीदता। तभी एक बच्चा दादी के पास आता है। दादी, मुझे तरबूज लेना है, आप मुझे तरबूज दे दोगे? जाओ बेटा, पहले अपनी मम्मी से पैसे लेकर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें तरबूज दूंगी। दादी, मैं पैसे लेकर अभी आता हूँ, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। इसके बाद वो बच्चा दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। पूरा दिन निकल गया, लेकिन एक भी तरबूज नहीं बिका। हे भगवान, मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हो? ऊपर से इतनी गर्मी में गला सूखा जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा अपनी माँ को लेकर वहाँ आ जाता है। देखो ना माँ, कितने बड़े बड़े तरबूज हैं, मुझे तरबूज लेना है। बच्चे की माँ एक तरबूज खरीद लेती है। बच्चा खुशी से उछलते हुए अपनी माँ के साथ वापस चला जाता है और दादी भी अपना ठेला लेकर आगे गांव में निकल जाती है। तरबूज बेचते बेचते दादी को रात हो जाती है, लेकिन एक तरबूज के अलावा और कोई भी तरबूज नहीं बिकता। दादी वापस अपने घर आ जाती है। अगले महीने बरसात आने वाली है और पूरा घर टूटा है। अगर घर की मरम्मत नहीं हुई तो बरसात में बहुत दिक्कत होगी और मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दिन भर तरबूज बेचते बेचते दादी बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो सो जाती हैं। अगली सुबह जब दादी सोकर उठती हैं तो उसे बहुत तेज बुखार था।
आज बहुत भारी भारी लग रहा है, सिर भी चकरा रहा है। लगता है कल दिन भर धूप में तरबूज बेचने से बुखार आ गया है। दादी डॉक्टर के पास चली जाती हैं। डॉक्टर साहब, कोई दवा दे दीजिए, बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर दादी को कुछ दवाएं देता है। दादी दवा लेकर वापस घर आ जाती हैं। घर में इतने सारे तरबूज रखे हैं, आज अगर मैं इन्हें बेचने नहीं गई तो सारे तरबूज सड़ जाएंगे और फिर मुझे धनी राम को पैसे भी तो देने हैं। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? दादी बहुत देर तक सोच विचार करती हैं और फिर दवा खाकर अपने तरबूज का ठेला लेकर धनी राम के खेत पर पहुंच जाती हैं। धनी राम, ओ बेटा धनी राम, जरा इधर तो आना। अरे क्या हुआ दादी, तुम अपना तरबूज का ठेला लेकर यहाँ क्या कर रही हो? अब क्या बताऊं बेटा, इस बुढ़ापे में ज्यादा काम नहीं कर सकती। आज बहुत तेज बुखार आ गया है। मैंने सोचा अगर ये तरबूज घर में पड़े रहे तो सड़ जाएंगे, इसलिए सारे तरबूज वापस करने आई हूँ। अरे कोई बात नहीं दादी, तुम घर जाकर आराम करो, मैं ये सारे तरबूज शहर भिजवा दूंगा। दादी वहाँ से जाने लगती हैं। अरे दादी, एक तरबूज तुम भी लेती जाओ, बहुत तेज गर्मी हो रही है, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। इसके बाद दादी तरबूज लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। दादी बहुत थक चुकी थी, इसलिए जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम करने लगती हैं। तभी अचानक उस पेड़ से धुआं बाहर आकर निकलने लगता है। दादी बहुत डर जाती हैं। देखते ही देखते उस धुएं में से एक देवता बाहर निकलते हैं। घबराओ मत दादी माँ, मैं वन देवता हूँ। तुम्हारी गरीबी देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं आपको एक जादुई तरबूज दे रहा हूँ। कल सुबह तक ये जादुई तरबूज अपने आप बहुत बड़ा हो जाएगा। दादी माँ को तरबूज देकर वन देवता गायब हो जाते हैं। वन देवता के जाते ही दादी माँ खुशी खुशी अपने घर पहुँच जाती हैं। दादी माँ दिन भर आराम करती हैं और रात होते ही जादुई तरबूज को कमरे में रखकर सो जाती हैं। अगली सुबह जब दादी की आंखें खुलती हैं तो दादी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कमरे में रखा जादुई तरबूज छत तोड़कर बहुत बड़ा हो गया था और 2 मंजिला घर के बराबर ऊंचा हो गया था। इस जादुई तरबूज को देखकर सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में इधर उधर की बातें करने लगते हैं। और वहां पर वो बच्चा भी आ जाता है जिसने पहले दिन दादी का एक तरबूज खरीदा था। अरे बाप रे, इतना बड़ा तरबूज! दादी माँ, क्या तुम मुझे थोड़ा सा तरबूज खिलाओगी? ये तरबूज तो बहुत मीठा होगा। हाँ बेटा, मैं तुम्हें ये तरबूज जरूर खिलाऊंगी। इसके बाद दादी एक नौकर रख लेती है। वो नौकर तरबूज को काट काट कर सभी लोगों में खिलाता है और बदले में दादी माँ को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उस दिन के बाद से आसपास के बहुत सारे गांव से बड़े बड़े लोग दादी के घर जादुई तरबूज खाने के लिए आने लगते हैं और दादी को बहुत ज्यादा फायदा होने लगता है। रात होते ही वो तरबूज फिर से ज्यों का त्यों हो जाता है। इस तरह दादी ने एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया और एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया। एक दिन दादी अपने मैनेजर से कहती हैं, मुझे लगता है अब हम लोगों को एक जूस की फैक्ट्री लगा लेनी चाहिए। इस तरबूज से रोज हजारों लीटर जूस निकलेगा और हमें बहुत फायदा होगा। मैनेजर दादी की बात मान जाता है और थोड़े दिन बाद ही जूस की फैक्ट्री लग जाती है। उस जादुई बड़े तरबूज से रोज हजारों लीटर तरबूज का जूस निकलता था। वो जूस शहर में बहुत महंगा बिकता था। इस तरह देखते ही देखते दादी एक गरीब बुढ़िया औरत से करोड़पति महिला बन गई। उन्होंने अपने गांव में अनाथ बच्चों के लिए बहुत सारे स्कूल और आश्रम खुलवा दिए। दादी गरीबों के लिए बहुत सारा दान भी करती थी। उस बड़े जादुई तरबूज की मदद से दादी की पूरी जिंदगी ही बदल गई। चुड़ैल की बेटी। चल रे गुड़िया, चांद को छूने, पंख लगा के ओ, पंख लगा के चल रे गुड़िया। रात के सन्नाटे में एक भयानक चुड़ैल जिसके लाल आंखें, बिगड़ी सूरत, जिस पर अनेकों घाव थे, नन्ही लड़की को अपने गोदी में सुला रही थी। तभी अचानक वो हड़बड़ाते हुए कहती है, 12 बज गए, मेरे जाने की घड़ी आ गई है।
चुड़ैल उस बच्ची को बिछोने पर सुलाकर जाने लगती है। तभी चिंकी उठकर कहती है, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मत जाओ ना, मेरा यहाँ तुम्हारे सिवा कोई नहीं। चिंकी, मुझे जाना ही होगा, मैं कल फिर लौटूंगी। चुड़ैल चिंकी से आंचल छुड़ाकर हवा में उड़ जाती है। तभी गांव में रहने वाला महेंद्र साइकिल पर सवार होकर गांव की सीमा में घुसते हुए कहता है, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो गुनगुनाते हुए जैसे ही ऊपर ताकता है, महेंद्र की नजरें आसमान के बीचों बीच उड़ रही चुड़ैल पर जा पड़ती है और डर कर साइकिल उसके हाथों से छूट जाती है और वो बोल पड़ता है, अरे दादा, ये तो नरभक्षी चुड़ैल है, पर ये अपना लोग छोड़कर हमारे गांव में क्या कर रही है। महेंद्र थरथराते हाथों से अपनी साइकिल उठाकर फुर्ती से भागने लगता है कि चुड़ैल उसे आगे से घेर कर कहती है, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो, हमें साथ ले लो, जहाँ जा रही हो। अब कैसे बचूं इस चुड़ैल से, कहाँ जाऊं? तुझे क्या लगा तू तुम दबाकर भाग जाएगा? तूने मुझे देख लिया है, इसीलिए तुझे मरना पड़ेगा। फिर चुड़ैल उसको अपनी आंखों की आग से उसे जला देती है और वापस चिंकी के पास आकर कहती है, तुम अब तक जाग रही हो चिंकी? चिंकी कहती है, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगी। चुड़ैल रात भर चिंकी के साथ खेलती और सवेरा होने पर गायब हो जाती। बदकिस्मती से जो भी चुड़ैल को देख लिया करता वो उसे मार देती थी। एक रात चिंकी चुड़ैल से कहती है, मुझे मेले वाला झूला झूलने का बड़ा मन कर रहा है, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को अभी पूरा किए देती हूँ। चुड़ैल चिंकी को पीठ पर सवार करके उसे आसमान की खूब सैर कराती है और पूछती है, तो बताओ चिंकी, कैसा लगा तुम्हें ये झूला? बहुत अच्छा, इतना मजा तो मुझे दशहरे के मेले में भी झूला झूलकर नहीं आया, जितना कि रात के इस खुले आसमान में आ रहा है। दोनों हंसी के ठहाके लगाने लगती हैं कि आधी रात में उठी सावरी खिड़की से बाहर झांक कर कहती है, आहा, खिड़की से आ रही ठंडी हवा कितना सुकून दे रही है। अरे ये कौन सा विशाल पक्षी पंख फैलाकर घूम रहा है? सावरी आंखें मीचकर बाहर देखकर लड़खड़ाती जुबान से कहती है, हे भगवान, ये तो चुड़ैल है और उसकी पीठ पर ये चिंकी सवार है, यानी कि यही चुड़ैल गांव में मौत की होली खेल रही है। सावरी डरकर खिड़की बंद कर देती है और सवेरा होते ही सरपंच के पास आकर कहती है, नमस्ते सरपंच जी। कहो सावरी, क्या खबर लाई हो? माई बाप, मुझे उस कातिल का पता चल गया है जो बेरहमी से गांव के लोगों का खून बहा रहा है। कौन है वो नमक हराम? हम उसकी हलक से जान निकाल देंगे। वो एक भयानक चुड़ैल है और उसके साथ निर्मला की बेटी चिंकी भी शामिल है। सभी को जाकर खबर दे दो कि आज शाम पंचों की सभा है। सांझ में सभी लोग सभा में उपस्थित होते हैं और निर्मला कहती है, क्या बात है सरपंच जी, आपने हम सभी को यहाँ अचानक से इकट्ठा क्यों किया है? भोली बनने की कोशिश मत करो निर्मला, तुम्हारी बित्ती भर की दिखने वाली बेटी गांव वालों की कातिल है। सरपंच जी, यही उस चुड़ैल को अपने इशारों पर नचा रही है। पक्का ये कोई काला जादू या तंत्र मंत्र जानती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस चुड़ैल का सच इनके सामने नहीं आने दे सकती। ये बित्ती भर की ततैया इतनी आसानी से नहीं खोलेगी अपना मुंह। बांधो इसको। सरपंच के इशारे पर गांव वाले मिलकर चिंकी पर बहुत अत्याचार करते हैं और उसे पेड़ से बांधकर उसे बहुत सताते हैं कि अचानक तूफान का बवंडर गांव को चारों तरफ से ढक देता है और सुनहरी शाम की बेला काली रात में बदल जाती है और देखते ही देखते निर्मला एक भयानक चुड़ैल में बदल कर कहती है, माँ, आप अपने असली रूप में क्यों आई? गांव वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। छोड़ूंगी तो इन्हें अब मैं नहीं। तुम लोगों ने मेरी बेटी को सताया, अब देखो कि ये चुड़ैल माँ क्या करती है। निर्मला, चुड़ैल में कैसे बदल गई? तुम तो जिंदा हो ना? मुझे मरे हुए तो 1 महीना गुजर चुका है। निर्मला की दुधमुही बेटी मात्र 6 महीने की थी
जब उसके पिता का स्वर्गवास हो गया और तमाम जिम्मेदारियां विधवा निर्मला के कंधों पर आ गई। सरकार की तरफ से उसको विधवा पेंशन मिली, जिसे जोड़ बटोर कर उसने एक गाय खरीद ली और दूध बेचकर जीवन यापन करने लगी। पर यह बात उसके घर के बगल में रहने वाले देवर देवरानी को रास नहीं आई और वो जलकर कहने लगे, देख रहे हो कैसे तरक्की कर रही है ये। तरक्की की नजर लगते देर नहीं लगती भाग्यवान, चलो इसको भी भैया श्री के पास पहुंचा देते हैं। एक रोज जब निर्मला दूध देने सरपंच के घर जा रही थी, तभी दोनों उसके सिर पर पीछे से गंभीर वार करके उसे गांव से दूर एक पहाड़ पर लाकर कहते हैं, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वक्त जाया मत करो जी, इसे भी जल्दी से वहीं पहुंचा दीजिए जहां इसके भोले भाले पति को पहुंचाया था। क्या इसका मतलब मेरे पति की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि तुम्हारी सोची समझी साजिश थी? हाँ, मैं भिखारी होता जा रहा था और भैया राजा ये मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने उनको पार घाट लगा दिया और आज तुम्हारी बारी है। दोनों बेरहमी से उसको पहाड़ी की चोटी से नीचे धक्का दे देते हैं और वो मरकर एक चुड़ैल बनकर उसी रात वापस लौटती है कि अचानक खूंटे से बंधी गाय उसे चुड़ैल को देखकर तेज तेज गुहार लगाकर कहती है, चुप हो जा लाली, पता नहीं माँ कहाँ चली गई है। इतनी रात हो गई, माँ तुम कहाँ हो? चिंकी मेरी बच्ची, देख मैं यहाँ तेरी आंखों के सामने खड़ी हूँ। चुड़ैल चिंकी को छूने की कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है और चुड़ैल आंसू बहाते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी होकर कहती है, माँ तू तो जगत जननी है, इस बेबस माँ को शक्ति दे कि मैं अपने कातिलों से अपनी बेटी को बचा सकूं और अपना प्रतिशोध ले सकूं। अचानक तूफान तेज उठता है जिसके साथ आसमान से एक रोशनी उतरकर चुड़ैल के शरीर में समा जाती है और चुड़ैल चिंकी के पास आकर कहती है, चिंकी मेरी बच्ची। चुड़ैल दूर हटो मुझसे, कौन हो तुम? चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ जाती है और चिंकी कहती है, माँ तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं मर चुकी हूँ चिंकी, तेरे जालिम चाचा चाची ने मुझे मार डाला। चुड़ैल उड़ती हुई कमला और राकेश के घर आकर हड़कंप मचाते हुए कहती है, आज मैं तुम्हारे हलक से प्राण निकाल दूंगी। तुमने क्या सोचा था मुझसे बच जाओगे? कमला बचाओ वरना ये चुड़ैल तो मुझे मार देगी। मेरी तो खुद ही कपकपी छूट रही है। चुड़ैल उन्हें मारकर अपना बदला हासिल कर लेती है और अपनी बेटी के साथ दिन के समय इंसान और रात में चुड़ैल बनकर रहने लगती है। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, फिर तुम इस गांव से आखिर क्यों जुड़ी हो? ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम्हें जाना होगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर मेरी भोली बेटी की देखभाल तुम्हें करनी होगी। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि चिंकी का अच्छे से ख्याल रखेंगे और मिलकर इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। अलविदा कुड़िया, तुम्हारी माँ के जाने का वक्त आ गया है। इस तरह चुड़ैल अपनी अनाथ बेटी का भार गांव पर छोड़कर मुक्त हो जाती है और जब कभी चिंकी को माँ की कमी महसूस होती तो चुड़ैल उसे दिखाई दिया करती।